आज है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का दिन और दुनिया भर के बाजारों से उससे पहले हल्के फुल्के कमजोरी के संकेत। 2 दिनों की गिरावट के बाद आज किस तरह का रहेगा एक्शन पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद, इस पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उथल पुथल है, क्या हमें पूरी तरह से करना है इग्नोर या फिर आज हमें फोकस करना है पूरी तरह से हमारे मार्केट पर? सबका विश्लेषण सर के साथ हम लेंगे। सर मॉर्निंग। दो अलग अलग वैलिड व्यूज यहाँ देखने को मिल रहे हैं, उस पर तो बात होगी, लेकिन सर सबसे पहले आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स बता दीजिए। ट्रिगर्स आज सबसे बड़ा तो यही है नेहा कि आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, और क्रेडिट पॉलिसी इस लिहाज से अहमियत वाली है कि क्या आज जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी वो आखिरी होगी, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। तो आज का सबसे बड़ा ट्रिगर ये है। दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए, जो गवर्नर साहब भी पॉलिसी देने के पहले खुशी से देख रहे होंगे, वो है कच्चा तेल साल के निचले स्तर पर आता हुआ दिख रहा है। ये दूसरा आपके लिए बड़ा ट्रिगर है। लेकिन अमेरिकी बाजारों से संकेत लगातार कमजोरी के आते हुए दिखे। आज एक और ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में कल रात को रहा, जो कमजोरी बढ़ा रहा और 350 अंक नीचे गया है डाउ। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से अबरडीन, जो एक पुराना इन्वेस्टर है जिसे प्रोमोटर की कैटेगरी के तौर पर रखा गया है, 10% के आसपास की उनकी हिस्सेदारी है, वो बेचकर निकलना चाहते हैं। ये है आज के कुछ बड़े ट्रिगर्स जिन पर आपको करना है पूरा फोकस। ओके सर, वैसे तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी सारे दर्शक बिल्कुल पैनी नजर जमाकर 9:45 बजे से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप रहेंगे, बड़ा पैनल रहने वाला है जो पूरी उसकी बारीकियां ब्रेक डाउन करके देगा। इसीलिए मैं सबसे पहले आपसे डाउ का ही विश्लेषण लेना चाह रही थी। 2 दिनों में इतनी भारी गिरावट, आपने कहा कि इकोनॉमी में अच्छे संकेत हो तो फोकस करें, फेड की ब्याज दरों से ना डरें, लेकिन ये जो गिरावट आ रही, क्या ओवर रिएक्ट है? क्या कैसे नहीं, रिएक्शन तो प्रॉपर ही है और ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से 34,500-600 के आसपास जो डाउन है हाई बना है इस पूरे रनअप में, और अब अपने सपोर्ट के आसपास पहुंचा है जो 33,000-33,200 की रेंज का है। सो अब यहाँ से 300-400 पॉइंट की और गिरावट हो सकती है अगले 1-2 दिनों में मैक्सिमम, उससे ज्यादा की खराबी नहीं दिखती। और आप देखिए लगभग 29,000 से 34,500 के आसपास की एक तरफा तेजी के बाद 1,500 पॉइंट का करेक्शन डाउन में आना गलत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि करेक्शन जिस वजह से आ रहा है वो आपको ज्यादा परेशान करने वाली नहीं है। करेक्शन इस वजह से आ रहा है कि जॉब डेटा स्ट्रांग है, करेक्शन इस वजह से आ रहा है कि सर्विसेज सेक्टर के डेटा बढ़िया है, करेक्शन इस वजह से आ रहा है कि इकोनॉमी के आंकड़े अभी भी अच्छे हैं, करेक्शन इस वजह से आ रहा है कि इकोनॉमी के आंकड़े अच्छे, तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ठीक है ना, मतलब ब्याज दरें तो बढ़नी है जब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं आएगा। परेशान क्यों हो रहे हैं सर? जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स सब दुखी बातें कर रहे हैं, रिसेशन की बातें कर रहे हैं। उसके लिए तो उसका तो इस बात का जवाब एक ही जगह है, आप जरा अमेरिका घूम के आओ तो वहाँ समझ में आएगा कि माहौल कैसा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि नौकरियां तेजी से जा रही है। तो आप कल भी अगर हेडलाइंस देखें तो कल भी कई सारी कंपनियां अमेरिका में, ऐसी दिग्गज कंपनियां जो जॉब कट्स कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर इकोनॉमी पर किसी एक चीज का आता है तो ब्याज दरें बढ़ने का भी नहीं आता, वो नौकरियां जाने का आता है। क्योंकि अब ब्याज दरें बढ़ेंगे ना तो आप अपने खर्चों को सीमित कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं रही तो क्या करेंगे? राइट, तो फिर तो आपको एकदम ही ब्रेक लगाना होता है। तो ये जब कॉर्पोरेट सेक्टर से, और ये इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो लोग आमतौर पर देखते नहीं, जिसे मैं पर्सनली देखता हूँ कि जब आपको बहुत ज्यादा नौकरियां जाने का की खबरें आने लगे किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर या किसी पर्टिकुलर देश या इकोनॉमी को लेकर, तब आपको वहां सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा जबरदस्त झटका देने का काम करता है। और जिन कंपनियों की आप सुनते हैं, छोटी कंपनियों की तो आप सुनते भी नहीं है, कोई एसएमई एमएसएमई जैसी कंपनियां होंगी और वो नौकरियों से लोगों को निकाल रही है, तो कहाँ खबरें आती है? खबरें तो बड़ी कंपनियों की आती है, और जो बड़ी कंपनियों की खबरें आती है, बड़ा और असली कंज्यूमर तो वही है। सही बात है। मोटा खर्चा करने वाले तो वही लोग हैं, करेक्ट। और वो जब एकदम से आपका खर्चा तो क्या बिल्कुल नया बंद, आपकी पुरानी ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, ये सब भरने की दिक्कत आने लगे, तो जो इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे वो बड़ा गहरा होता है। और एक और चीज ये कि आप रनिंग जॉब में दूसरा जॉब बड़ा आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक बार आपकी नौकरी चली जाए और आप घर पर बैठे दूसरी नौकरी ढूंढनी हो तो बड़ा मुश्किल काम है। सही बात है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम है। और इसलिए जो जॉब कट्स हैं वो सबसे ज्यादा इकोनॉमी पर मार डालने वाले, अगर बड़ी साइज में हो। कोई कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो या कोई एक आध सेक्टर की प्रॉब्लम हो तो एक अलग बात है। आप सोचिए यहाँ 6 महीने पहले, चलो 12 महीने पहले 12 महीने पहले जब हम आईटी कंपनियों के नतीजे देखते थे, सबसे बड़ी समस्या क्या थी? आर्टिशन रेट 25%, 28%, 30%, एक के बाद एक हर आईटी कंपनी में जो एम्प्लॉई है नौकरी बदल रहा है, हर तीसरा आदमी नौकरी बदल रहा है।
आज क्या है, आईटी कंपनियां नौकरी से निकाल रही। सही बात है। चीजें किस तरह से बदलती है आप देखिए, एक साल में कहाँ लोग नौकरियां कूद कूद कर बदल रहे हैं और कहाँ कंपनियां नौकरी से और निकाल रही बस सर बड़े एग्जॉर्बिटेंट पैकेजेस भी मिल रहे थे, क्योंकि ये सब मैं अक्सर सुन हमारे हिसाब से तो हमें ऐसे ही लगेगा। नहीं आईटी कंपनी के हिसाब से बता रही हूँ। तो काफी लोगों के जब पे पैकेजेस सुनते थे उनके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से तो लगता था कि बड़ा अच्छा टाइम है ये तो। हाँ, मैंने एक बार एक एग्जांपल दिया भी था कि मेरे कोई मिलने वाले थे, पता चला उन्होंने 6 महीने में 3 जॉब बदले, 50 लाख से 1.5 करोड़ की सैलरी पे पहुंच गया आईटी कंपनी में। सो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स होंगे। सो आई थिंक मुझे लगता है कि जो बड़ी समस्या अमेरिका में आगे चलते हुए आएगी वो जॉब कट्स की वजह से आएगी। अगर कोई मेटा, कोई अमेजोन, कोई इस तरह की बड़ी कंपनियां, अगर टेस्ला, इस तरह की कंपनियां जॉब कट्स करती है तो वो बड़े पैकेज वाले लोगों को निकालती हैं, सिर्फ छोटों को नहीं। आउट ऑफ वुड्स इसी ना समस्या तो ही देखिए अल्टीमेटली है ना, मतलब ये क्या है, ब्याज दरें बढ़ाना है ना, ये धीमे धीमे दवा देने का, डोज देने का वो इलाज है। जॉब कट्स जो होते हैं ना वो सर्जरी है, मतलब तो वो वाली चीज है, तो उसका असर तो खैर आएगा ही। बट एनीवे, जहां तक बाजारों का सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाजारों को पता नहीं है। ठीक है, बाजारों को कभी बढ़ने का कारण चाहिए, कभी घटने का कारण चाहिए। आप एक तरफा तेजी के बाद जो बाजारों में करेक्शन के लिए वजह ढूंढते हो, वजह आपके पास में है, इकोनॉमिक डेटा अच्छे हैं और इसके दम पर थोड़ी ब्याज दरें और बढ़ेंगी, तेजी से बढ़ेंगी या बढ़ती रहेंगी, जो भी जिसको जो मन लगे वैसा सोचे। सब मेरा ये समझना ठीक है, 300-400 पॉइंट की जगह और अमेरिकी बाजारों में है, उससे ज्यादा कोई खास ऐसी दिक्कत की बात नहीं। 33,200 के आसपास डाउ सपोर्ट ले लेगा, उतने तक के लिए आप मेंटली तैयार रहें। ऊपर में 34,200, 300, 34,500, 600 की रेंज है, जहां जाकर आप फिर से रुकेंगे तो ये 1,500 पॉइंट की ब्रॉडली रेंज समझ लीजिए, जिसमें डाउट थोड़ा टाइम पास करेगा। वापस से एक रिकवरी आ जाएगी, लेकिन इस रिकवरी में अब हमें देखना यह है कि क्या इमर्जिंग मार्केट्स, हमारे बाजार उतना स्ट्रांगली रिकवर कर पाते हैं या नहीं। बस हमें वही देखना, और उसके लिए दो ट्रिगर होंगे। एक आज की पॉलिसी, और दूसरा ट्रिगर जो आएगा आपके लिए वो ये आएगा कि ईयर एंड पर किस तरह की बाइंग आती है फंड्स की तरफ से। वो दूसरा ट्रिगर है आपके लिए। आई थिंक उस पर हम एक्शन देखेंगे। चलिए सर, एक अच्छी बात पे बात कर लेते हैं, वो है कच्चा तेल। आ गया $80 के नीचे, बहुत ही बढ़िया, एक महीने में आपको भी सर 15% की करेक्शन आ गई, साल के लो पर आ गया। और पिडलाइट के मैनेजमेंट की भी हमने हेडलाइन चलाई थी कि आपका इनपुट कॉस्ट भी घटेगा, तो इसे कैसे देखें? अच्छी खबर है मेरे लिए। इतने दिनों की छुट्टी के बाद आया हूँ, टैंक खाली होने वाला है, भरना है जल्दी से, थोड़े पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाए। बट एक्चुअली ये मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत है। कच्चे तेल के दाम घटना आपकी पॉकेट पर सीधे सीधे तुरंत असर डालता है, वो तो है, राइट। देश की पॉकेट पर तो पक्का ही डालता है, हमारी पॉकेट पर लेग इफेक्ट से आता है, थोड़ा रुक कर आता है, लेकिन हमारे देश की जो जेब है, जो हम निकाल के डॉलर देते हैं, लाओ भाई कच्चा तेल दो, डॉलर ले जाओ। मजे की बात एक और है, $80 के आसपास आपका कच्चा तेल हम तो रशिया से ले रहे हैं। लगातार 2 महीने से रशिया हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, 55-60 हमारा हम सबसे ज्यादा इम्पोर्ट वहां से कर रहे हैं। तो रशिया पे भी तो दबाव आएगा, और कम करो। सो अगर हम $80 को देख रहे हैं, एक जमाने में हमें कच्चा तेल उस भाव पर लेना पड़ता था जिस भाव पर ये ट्रेड कर रहा है। करेक्ट, राइट। आज हम उससे $20 कम पे ले रहे हैं, सारा का सारा नहीं, लेकिन एक बड़ा चंक। सही बात है। तो मुझे ये बताओ, दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, अगर वो $55-50-60 में क्रूड ले ले, खेल हो गया ना सर। इससे किस बात की चिंता है, किस बात का डर है आपको इंडिया की इकोनॉमी में? सही बात है। अगर मुझे $50-60 में क्रूड मिलता रहे, आई एम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। इन्फ्लेशन भी निकल जाएगा। ये आप और हम नहीं सोचते रोज, गवर्नर साहब तो सोचते होंगे ना। सही बात है, करेक्ट। सो अगर सारे बाकी देश भी, और जितना हमको रशिया से सस्ता मिल जाए, हमारा काम तो हो रहा है ना। और सर वही नहीं, क्योंकि रशिया ने सस्ता किया है ना, सऊदी अरब ने, और जितने मिडिल ईस्ट हैं वो उन्होंने तेजी से अपने ओएसपीज घटा दी। एग्जैक्टली, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि इंडिया हमसे लेता था, अब वहां से ले रहा है। 50% का कट है। दूसरी चीज, जब हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी, तब भी हमने $130-140 के क्रूड के दाम झेले हुए हैं। सही बात है, करेक्ट। तब तो हमारी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। आज तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है $550 बिलियन का, रिकवर हो रहा है बहुत तेजी से, है ना। उसके अलावा आप देखिए, हमें सस्ता $20-15-20 सस्ता मिल रहा है। अब इस सिचुएशन में हमें अगर
$50-55-60 में क्रूड रशिया से मिल जाता है, $75-80 में बाहर से मिल जाता है। वी आर ओके, वी आर आउट ऑफ द वुड्स। अब तेजी होगी नहीं होगी कच्चे तेल में, ये ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन मत निकालो भाई। आप लाइफ टाइम हाई पे इसीलिए हैं कि बाजार ने पहले से सोच रखा था कि कच्चा तेल 80 आएगा। सही बात। और आपको याद होगा, आपको तो अब पता नहीं याद होगा नहीं होगा, आप सुबह सुबह जब मैं और दीप शो करते तब आप क्या करती मुझे पता नहीं। आपको ही सुनते हैं। तो मैं दीप को ये बोलता था, जिस दिन आप $80 करवा दीजिए कच्चा तेल, हम लाइफ हाई पर होंगे। ये चाहे तो आप ये हमारा भी डिस्कशन हुआ था। अच्छा, आपका भी हुआ होगा। हाँ, तो मुझे भी उतना याद नहीं। और वो रिकॉर्ड तो हम ये बात करते ही थे कि $80 पे हम लाइफ हाई मराएंगे। आज देख लीजिए $80 लाइफ हाई पर है। सही बात है। थोड़ा कम ज्यादा एक सेम डे नहीं होता, बस उतना फर्क है, बट वही है, वही उन्हीं लेवल्स पे। एग्जैक्टली। सो वो बहुत क्लियर कट है। लेकिन अब $80 क्या, अब मैं और कच्चे तेल के ये मेरा ट्रिगर नहीं है। अब मेरे कच्चे तेल का $80 का प्राइस में 18,800 पे, में 18,700 पे डिस्काउंट करके चल रहा हूँ। अब नया क्या होता है उस पर हम देखेंगे। सो आई थिंक एक बहुत बढ़िया खबर जो कच्चे तेल वाली ये है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए बढ़िया है। और इससे तेजी नहीं होगी तो फिर आप ये सोचेंगे अनिल जी तेजी तो हो ही नहीं रही, $80 का फायदा क्या? फायदा है। फायदा ये है कि आपके लिए नीचे की रिस्क बहुत कम हो जाती है जब आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल बेहतर होते हैं। सही बात है। तो इससे दो बड़े फायदे, एक आपका डॉलर आउटफ्लो वो कम होगा, कम हो गया। दूसरा ये कि आरबीआई गवर्नर को बड़ा कुशन देगा कि भाई हाँ, महंगाई को लेकर मुझे उतना डरने की जरूरत नहीं जितना मैं $120 पे डरता था। सही बात है। 120 और $80 में बहुत फर्क है, बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा फर्क है। का फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जो भले ही रोज का रोज हर चीज पे हम रिएक्शन दे, कोई जरूर थोड़ी क्या। नहीं, सही बात है। हाँ, रोज आपका मूड हमेशा अच्छा रहे ऐसा जरूर तो है नहीं। हाँ बोलो, अच्छा ही होता है मेरा। हाँ, नहीं अच्छा ही रहता है। तो सैटरडे संडे छोड़ के। आरबीआई पॉलिसी, तो अब मतलब इसको तो गवर्नर साहब इंक्लूड करके चलेंगे, अपनी कमेंट्री का हिस्सा जरूर बनाएंगे। ये तो पक्का बोलेंगे कि कंफर्ट है। और आई एम श्योर अगर उन्होंने स्पीच कल ही फाइनल किया हो तो एक लाइन जरूर उसमें चेंज तो करवाएंगे। हाँ। जो एक कोट डालते हैं और संगीत देते हैं तो उसके साथ चेंज करवाएंगे कि हाँ, कच्चे तेल से हमें कंफर्ट आ रहा है। इतना तो बोलना ही चाहिए। सही बात है। और क्यों ना बोले, फैक्ट आपके सामने है। करेक्ट। ठीक है। अब आज मुझे बताइए, आज दुनिया में कितने लोग हैं जो अब ये कहते हैं कि कच्चा तेल फिर से 100 या 120 हो जाएगा? कोई नहीं कहता। बहुत कम। हाँ। देखो, अगर फिर से कोई चाइना ताइवान लड़ पड़े, कुछ हो जाए, वो तो या चाइना में फिर से लॉकडाउन, क्या भगवान, लॉकडाउन तो खैर छोड़ो, बाकी कोई और चीज ऐसी बड़ी हो जाए जो आपको मुझे नहीं पता, वो तो हमेशा अनिश्चितता रहती है। तो लेकिन जो नॉन फैक्टर्स है, जो हमारी समझ से हम जिस चीज को देख सकते हैं, उसके हिसाब से महंगाई को काबू में आने के पूरी चीजें हमारे यहाँ हो रही है। करेक्ट। एक चीज हमारे यहाँ हो रही, क्या ग्लोबली भी हो रही? उसका जवाब हाँ है। क्योंकि अमेरिका में जो संकेत आ रहे हैं, भले ही आपको अभी जॉब डेटा मजबूत दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये अल्टीमेटली जो है ना, ये जो चीजें हो रही, ये अमेरिका में भी महंगाई को कम तो लाएगी। ठीक है, उस स्पीड से कम ना आए जो स्पीड से शायद लोग देखना चाहते हैं या फेड चाहता हो। थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आप एबनॉर्मल सिचुएशन में जब हैं कि 40-50 साल के या लाइफ टाइम हाई इन्फ्लेशन पे बैठे हैं, तो आपको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि 2 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इतनी छोटी प्रॉब्लम होती तो इतनी बड़ी क्यों, मतलब इस लेवल तक पहुंचती क्यों? करेक्ट। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व होने के लिए भी टाइम लगता है। सो आई थिंक मई जून तक आप अमेरिका का इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में देखिए। बग्गा साहब कहते ही हैं, ठीक है, क्या मार्केट मई जून तक इंतजार करेगा कि इन्फ्लेशन जब एकदम नीचे आ जाए फिर मैं बढ़ूं? उसका जवाब है ना। तो हो सकता है मार्केट उससे 2-4 महीने पहले से ही मूड बनाना शुरू कर देगा। हाँ, अब हमें विजिबिलिटी दिख रही है, ये अमेरिका का इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। हमारे गवर्नर साहब कह रहे हैं हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, मुझे विजिबिलिटी दिख रही है। और अगर दोनों के इन्फ्लेशन कंट्रोल में दिखे, ग्लोबल इन्फ्लेशन भी हमारा भी खत्म, ब्याज दरें बढ़ानी नहीं है, बस यही आज उनको बोलना है। बस बोल देंगे तो उसके बाद तो खैर बढ़ाएंगे कितनी? 1/4%, आधा प्रतिशत, 35 बेसिस पॉइंट, 0.35%, जो उनकी मर्जी बढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। न 1/4% से फर्क पड़ता है। अच्छा, 1/4% बढ़ा दी तो खुश होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वो 1/4% की गुंजाइश हमेशा रख के छोड़ेंगे। आधा % बढ़ा दी तो दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब जितनी बढ़ानी बढ़ा दी, अब नहीं बढ़ाएंगे। 0.35% बढ़ा दी तो इतनी तो बढ़ानी थी, उम्मीद के मुताबिक ही बढ़ाई है, उसमें भी कोई न खुश होने की बात है न दुखी होने की बात है। क्या एक्शन होता है उस पर आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। आपको रिएक्शन देना है
गवर्नर साहब को उनको अच्छे से देखो, उनके हाव भाव देखो, करेक्ट। वो क्या बोलते हैं वो देखो, किस तरह से बोलते हैं देखो, कितने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, हाँ। और उनसे हमें सार निकालना है कि गवर्नर बात साहब है। आगे क्या करेंगे। आखिरी ब्याज दरें बढ़ाई, बस अगर ये संकेत आ जाए 43,500 शूट थ्रू द बैंक रूफ। निफ्टी वापस करना है। ठीक है। और अगर हम्म। गवर्नर साहब बहुत खराब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब अच्छा कॉन्फिडेंट ना दिखे और थोड़े ढीले ढाले से दिखेंगे और बढ़ाने पड़ सकती है, तो 42,750। ओके। आज का तो हीरो तो आज बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी 42,750 नीचे, 43,500 ऊपर, हाँ, 750 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, अब फिल्म फ्लॉप होगी इस हीरो की या हिट होगी, ये तो बॉक्स ऑफिस में पता चलेगा 10 बजे रिलीज होने के बाद, जब सही पॉलिसी बात है। आएगी। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि गवर्नर साहब ने अगर जरा भी संकेत अच्छे दिए तो बैंक निफ्टी वापस लीडरशिप लेके भगा देगा। ओके। क्लियर कट है। सो ये तीन सिचुएशन है जिसमें कि 1/4% पे क्या होगा, 0.5% पे क्या होगा। 1/4% बढ़ा दी तो 0.5% के, तो उसमें बहुत खुश होके हो सकता है एक रिएक्शन आपको जोड़ता है, मार्केट भागे, अरे कितना ही बढ़ा है। लेकिन फिर आप सुनेंगे, फिर बोले अरे अभी गुंजाइश है। 0.5% बढ़ा दी, आपको डोलेगा, और गिरा 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 गिरा, 0.5% बढ़ा दी, इतना सोचा नहीं था। लेकिन फिर गवर्नर साहब बोले अब नहीं बढ़ानी, तो फिर ऊपर। और 0.35% पे कुछ नहीं करना है, ऐसे देखना है, बोलने दो गवर्नर साहब को, फिर डिसाइड करेंगे। हड़बड़ी में कुछ मत करिए आज। एग्जैक्टली। ठीक है। ये आपका विश्लेषण हो गया पॉलिसी ओके, का। सर- पॉलिसी में और कोई बाकी नहीं रही? नहीं, ये- नहीं। ठीक है। सर एक बात बता दीजिए, गवर्नर साहब तो जो अपना फॉर्मूला निकालेंगे, आपने जो कल सीक्रेट फॉर्मूला प्रॉमिस किया था दर्शकों को, अभी बताएंगे या हम बाद में? थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। एक बार आज वाला ठीक है। इम्पोर्टेंट काम चलेगा हाँ, सर। ठीक है, तो सर पहले ग्लोबल क्यूज। ग्लोबल क्यूज हल्के से नेगेटिव साइड पर है। एफआईएस के संकेत भी नेगेटिव साइड पर है। घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। सेंटीमेंट न्यूट्रल है। ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आज पॉजिटिव 1 है, 2 नेगेटिव है, 3 न्यूट्रल है। यानी कि जो सारे संकेत हैं वो इंतजार कर रहे हैं न्यूट्रल होकर पॉलिसी का। ठीक है सर। 18,500 18,575 ये आज के लिए पहला मजबूत सपोर्ट जोन है। आसानी से नहीं टूटना चाहिए अनलेस की पॉलिसी बहुत खराब लगे। और आज मैंने बड़े लेवल और बड़ी रेंज इसलिए दी है, पॉलिसी के दिन बड़ा रखने में कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन आप थोड़ी बड़ी रेंज के साथ ट्रेड करिए क्योंकि बड़ी इवेंट है। इसके ठीक नीचे 18,375 18,450 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। अगर उस रेंज में आए तो बिना किसी इन्विटेशन का इंतजार किए आपको खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 18,700 18,775 पहली जगह है रुकावट की। इस रेंज में आप पहुंचकर टाइम पास करेंगे, देखेंगे। और गवर्नर साहब ने मूड बहुत अच्छा कर दिया तो 18,800 875 तक आप जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी 42,925 43,050 ये 125 पॉइंट की रेंज है। पहला मजबूत सपोर्ट जोन आज के लिए। इसके ठीक नीचे 42,750 42,875 42,750 700 के नीचे जाने पर बैंक निफ्टी खराब। ठीक है। बस ये आपके लिए आखिरी 740 होता है। 5-25 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपको अपना अंदाज लगाना होता है। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्योंकि 43,000 का बैंक निफ्टी है, 25-50 पॉइंट एग्जैक्ट आप नहीं निकाल सकते। बट ब्रॉडली ये रेंज है 740 तो 42,750 42,875 ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। अगर ऐसा कुछ खास खराब ना कहे गवर्नर साहब और वहां पहुंच जाए तो वहां आपको शॉर्ट काटना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए। ओके। ये रेंज है। ऊपर 43,275 43,375 ये पहली रुकावट की जगह है। 43,515 का लाइफ हाई है, वहां पर आप पहुंचकर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके। अगर पार करके मिले 100-150 पॉइंट फिर आगे थोड़ा बहुत और शॉर्ट कवरिंग में आप जा सकते हैं कि 43,500 समझो आपने पार किया। लाइफ टाइम हाई क्या ऊपर निकलकर आप टिक गए तो 100-150 पॉइंट और आपको शॉर्ट कवरिंग से मिल सकते हैं। सिंपल। ठीक है सर, फिर दिन के सपोर्ट और हायर लेवल्स कहाँ होंगे सर? आप बंद हुए हैं 18,650 के आसपास 643। ठीक है, तो पहला सपोर्ट है आपके लिए 18,600 18,575 कल का लो, दो ये विजिबल सपोर्ट। 18,550 18,502 मीडियम। 18,450 मैंने आज पॉलिसी के हिसाब से एक एक्स्ट्रा दे दिया। अदरवाइज 18,500 के नीचे दिखता नहीं है, लेकिन रख लेने में कोई हर्ज नहीं। ऊपर की तरफ 18,625 18,700 725 750 775 यहाँ ये 75 पॉइंट की रेंज में हर 25 पॉइंट पर, इनफैक्ट 18,700 से 18,800 की रेंज में हर 25 पॉइंट पर कंजेशन बहुत है। रुक कर वहां पर सप्लाई आ रही है। अच्छा। उसको पार करके निकले तो 18,875 के आसपास तक जा सकते हैं। ये ऊपर के लेवल। ओके। और अब आइए बैंक निफ्टी। बंद हुए आप 43,138 पर। पहला सपोर्ट 43,075, दूसरा 43,025, दो छोटे सपोर्ट है। 42,975 42,925 दो मीडियम सपोर्ट लेवल है
और 42,875, 42,750 फाइनल सपोर्ट आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ओके सर, एग्जिस्टिंग लॉन्ग नहीं अभी मैं बैंक निफ्टी के ऊपर वाले भी बता हाँ सॉरी हाँ। हायर लेवल्स 43,225, 275 दो छोटे लेवल है, 325, 375 मीडियम और 500 फाइनल। इसके ऊपर के मैंने निकाले नहीं है। लाइफ हाई पे जाएंगे तो निकालने की जरूरत क्या है, जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, हमारी मर्जी। ठीक है सर। सर FIIs अच्छी बात है, सर PCI 66 से 62% आ गए। पॉलिसी में जाने के पहले तो हम थोड़े और इंडेक्स पर हल्के हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। पुट कॉल रेशियो मेंटेन है 0.91, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बढ़िया है कि पॉलिसी से ठीक पहले थोड़ा हल्का होकर आ गया। तो आई थिंक डेटा के हिसाब से हम कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक खाली है ना, वो आपका डेटा ही खराब है बस। कौन सा? रुपए वाला। अच्छा, जो कल 1% गिर गया। वो तो करेंसी मार्केट क्या है कि मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, जो सही बात है वो कि जितना फायदा क्रूड का हो रहा है वो रुपया कमजोर होके मतलब मजा नहीं आ रहा है ना। तो कायदे से अगर रुपया भी ना गिरे और थोड़ा मजबूत हो जाए, कच्चा तेल गिरे, तो मतलब वो डबल इफेक्ट है। वो डबल इफेक्ट भी एक्चुअली RBI की पॉलिसी का इंतजार करेगा। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 83 के पास बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। उससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो हम कुछ खराब नहीं करेंगे जाए, ठीक है, कल गिरे। स्टॉप लॉस, हाँ सर, अब ये 18,500 है, अंदाज वाला है। अंदाज वाला तो नहीं, मतलब ऐसे तो अच्छा ही, लेकिन अगर जिसको थोड़ा डीप रखना हो पॉलिसी दिन 18,450 भी रख सकता है। जिसको छोटा इंट्राडे रखना हो कल का लो पे रख ले। कल का लो 575 का है, तो आपके हिसाब से आज आप स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, पॉलिसी का दिन है, इसलिए मैं रिजिड स्टॉप लॉस आपको नहीं देना चाहता। आप फ्लेक्सिबल स्टॉप लॉस अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसे डे ट्रेडर हैं जिनको छोटा ही रखना है, 18,575 का कल का लो का रख लीजिए। और कल हमने दोपहर में बात ही की थी, 700 के नीचे बंद हो रहा है। आप BTST ट्रेडर है तो आपको लॉन्ग पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। आप फिर से 20, 25, 50 मिनट नीचे खुल रहा है, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। यहाँ इंट्राडे का स्टॉप लॉस 42,950। क्लोजिंग तो यही रखना है आपको, क्लोजिंग में कोई चेंज नहीं करना है। अच्छा, इंट्राडे में आपको अपने हिसाब से कम ज्यादा करना हो, कोई 42,900 रख सकता है, 750 रख सकता है, आपकी इच्छा पर है। क्योंकि इंट्राडे में वॉलेटिलिटी हो सकती है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर वापस ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप रखिए। ओके। और शॉर्ट साइड पर आप हैं तो स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा नीचे किया, 18,900 से आज 18,825 ही कर दिया है। इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों यहाँ पर यही रखिए। चाहे तो आप अपनी रिस्क के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में बदलाव नहीं करेंगे आप, स्टॉप लॉस में यही रहेगा, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों, और वो है 43,550। सिंपल, ठीक है। न्यू पोजीशन सर, खरीदे निफ्टी 18,500, 575 की रेंज में आए तो चांस लीजिए खरीदने का। 450 आए तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। 575 से मूड बनाइए कि लूं कि रुकूं। अच्छा, ऐसा मूड बनाना है। अच्छा, लूं कि रुकूं। ओके, ठीक है। ये आपके लिए हो गया निफ्टी खरीदने। निफ्टी स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूं। आपको लगेगा इतना दूर का कौन देता है, मैं देता हूँ। और इसलिए देता हूँ कि आज पॉलिसी का दिन, बाकी मैं भी नहीं देता इतना दूर का। तो आज अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 18,350 ही रखना पड़ेगा। टारगेट जो बनेंगे 18,615, 650 दो छोटे टारगेट, 700, 725 दो मीडियम टारगेट, 750, 775 के फाइनल टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। बेचना है जरूर बेचें। 725 से शौक फरमाए बेचने के लिए, वहां देखिए यहीं बेचूं या थोड़ा रुकूं, मूड माहौल देखकर। समझो डाउ फ्यूचर आपके 150 पॉइंट ऊपर हो गए, 200 पॉइंट ऊपर हो गए, तो वहां नहीं बेचना है। पॉलिसी ठीक आ गई तो वहां नहीं बेचना है, फिर आपको 800, 825 के आसपास बेचना है। तो मूड माहौल देखकर बेचना है। बेचने की रेंज ये बन सकती है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट है आपका 18,900, माफ कीजिएगा, 18,887 का लाइफ हाई आपने बनाया, उसके ऊपर स्टॉप लॉस है 18,700, 650 दो छोटे टारगेट, 615, 575 दो मीडियम टारगेट, 550, 500 फाइनल टारगेट, जिसके लिए बिकवाली करनी है। ठीक है सर। नई पोजीशन बैंक निफ्टी सर खरीदे, और खरीदने के लिए बढ़िया जगह है 42,750 से 42,925 की रेंज में, टुकड़ों टुकड़ों में लीजिए। अब आप बोलो इतना दूर कौन देता है, अब आज पॉलिसी के हिसाब से दूर का दे रहा हूँ। आप ये भी सोच रहे हो कि बार बार पॉलिसी पॉलिसी बोल रहे हैं, हमको पता है पॉलिसी आ रही है। मैंने कहा मुझे भी पता है, हम स्कूल में हमारा ऐसे होता था, हमको पता है इसको लिखो 5 पेज तक। अब वही एक चीज पता है फिर भी 5 पेज पे इसलिए लिखाते हैं, रट्टा मारने से क्या आता है कि कोई चीजें है ना अच्छे से याद हो जाती है। तो आज जो मैं रट्टा लगवा रहा हूँ आपको, वो 3:30 बजे तक याद रखना, कल भले भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ताकि क्या है, आप वो नहीं तो क्या होता है, भूलने की आदत है हमारी। मार्केट जरा सा अच्छा हो गया भूल जाएंगे कि पॉलिसी आने वाली, या ज्यादा खराब हो गया तो डर जाएंगे। पॉलिसी के दिन किसी भी तरह का हो सकता है, इसलिए खरीदने की रेंज जो है 42,750, 42,925 ये है आपके लिए अच्छी जगह। स्टॉप लॉस 42,700 का होगा। टारगेट 43,000, 43,075 दो छोटे, 43,150, 43,225 मीडियम,
43,275 325 बड़े, और 43,375 से 43,500 बहुत बड़े। आज ढेर सारे 8 टारगेट है कि अगर मतलब घूम के पॉलिसी में बढ़िया कुछ हो गया लगा तो एक बढ़िया जैकपॉट बैंक निफ्टी में हो सकता है, अगर ये संकेत जरा भी आ गया कि अब ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। तो ये आज आरबीआई स्पेशल लेवल्स हैं। हाँ, आरबीआई स्पेशल लेवल भी है। ओके, सेल साइड में सर? सेल साइड में 43,375 43,500 के आसपास बेचना है, 43,600 का स्टॉप लॉस लगाना है, 43,325 275 225 125 43,075 43,000 तक के लेवल 6 याद है सारे, बिना देखे ही बोलो। बिना देखे नहीं, इधर देख रहा हूँ, ले लो। सही बात है। ठीक है सर। हाँ, वो मतलब गोट के पीना पड़ता है इन लेवल्स बिल्कुल को। बिल्कुल तब सर। देखेंगे। एफएनओ बैन अपडेट सर? एफएनओ बैन अपडेट में कोई खास बात है नहीं, ठीक है, थोड़े बहुत पीएनबी वापस से आ गए हैं, एक दिन जाते एक दिन आ जाते हैं। एक कौन सा बाहर निकला था, डेल्टा का स्वागत है, बाहर आई है। डेल्टा में खबरें भी आ रही कि अभी जल्दी से वो जो कैसीनो वाले और गेमिंग वालों पर जो जीएसटी की बात हो रही है, हाँ। वो जल्दी फैसला होने वाला है, तो रिलीफ हाँ। वाली बात है, सही वक्त पर बाहर आया है। आज डेल्टा थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, लेट्स सी। डेटा बता दूं आपको? हाँ सर। एफआईज की बिकवाली 635 करोड़ की, जो ठीक है, कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन 1533 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, 1800 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे। तो हाल ही के दिनों में थोड़ा सा बिकवाली का आंकड़ा क्वालिटी वाइज खराब है, तो थोड़ा सा एफआईज जो बेच रहे हैं उससे आपको थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है, मतलब सप्लाई है। लोकल फंड ने कल खरीदा नहीं, 550 करोड़ का बेचा, लेकिन उसके बावजूद मैंने न्यूट्रल रखा कि एक दिन से बहुत फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेट्स सी, ठीक है। अब एफएनओ के डेटा बता दूं आपको जल्दी से। 18,600 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये है नीचे की तरफ, जहां 75 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है। तो 18,600 यानी कि 42 पॉइंट आप घट जाएं, वहीं से आपको गिरना है। सो ब्रॉडली 18,575 18,600 शुरुआत में आपके लिए बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और वहां पर खुलेंगे तो एक बार वहां पर रुकने की आप कोशिश करेंगे। 550-600 समझ लीजिए ब्रॉडली। ऊपर की तरफ 18,700 पार करेंगे तो ही आप ये मान के चलिए कि आप मजबूत होंगे, क्योंकि 18,700 के कॉल पर 73 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो ब्रॉडली अभी इनिशियली डेटा जो दिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि न 18,600 के नीचे ट्रेड करने का मन है, न 18,700 के ऊपर पार करने की है। हुआ तो 50 पॉइंट गिन ले, 550-600 ऊपर 700-750, ये वायदा कारोबार के डेटा है। बैंक निफ्टी 43,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 138 पॉइंट उससे ऊपर आप बंद हुए। जब तक 43,000 के ऊपर है, आपको कमजोरी नहीं फील नहीं करनी, जितनी कल तक फील की उतनी करिए। 135 पॉइंट घट भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि 43,000 के पुट पर 37 लाख शेयर हैं। अब बैंक निफ्टी में ऊपर में 43,500 पार करेंगे तो मजबूती दिखेगी। एक दिक्कत है नेहा बैंक निफ्टी में, और वो ये कि कल 43,200 और 43,300 दोनों ही लेवल पर कॉल राइटिंग दबाकर हुई है। 28 लाख शेयर, ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी पे 43,200 पर। तो 43,200 43,300 की रेंज थोड़ा सा रुकावट वाला मामला बन रहा है। 43,300 के पार निकलकर बैंक निफ्टी पर टिके तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग खरीदारी आ सकती है, जो 43,500 तक ले जा सकती है। 43,000 के नीचे टिके तो आपको 42,750 42,875 की रेंज तक नीचे गिरना पड़ सकता है। ये सिंपल डेटा है। मेक और ब्रेक लेवल 43,000। तो मतलब बेसिकली वो जिटर्स हैं, जो घबराहट है, वो पॉलिसी को लेकर। ऐसा नहीं है, मैं मतलब घबराहट थोड़ा भारी शब्द हो गया। अच्छा, स्टेइंग सेफ, अनिश्चय की स्थिति, अनिश्चितता। मतलब क्या, मतलब तेजी करने के लिए आपके पास कोई ऐसे बड़े कारण नहीं दिख रहे, मंदी करने का मन है नहीं, तो मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, देखें इस टाइप की। हाँ, मतलब दो चीजें हो सकती है, या तो आप कुछ एक्शन करें फिर बाद में बाजार में एक्शन हो, या आप बाजार के एक्शन करने का इंतजार करें फिर आप एक्शन लें। तो अभी दूसरी वाली सिचुएशन ज्यादा है कि बाजार को डिसाइड करने दो क्या करना चाहता, फिर एक्शन लेंगे। चलिए, तो आज स्पेशल दिन, तो उसी के हिसाब से पूरी तैयारी। डराना नहीं है अपने किसी को। हाँ। नहीं, डरा नहीं है, हम तैयारी बिल्कुल। तो स्पेशल दिन की स्पेशल तैयारी, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन होगा। इसी बीच चलिए अब जान लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहाँ दिखेगा एक्शन। हमारी पूरी टीम अपनी रिसर्च लेकर तैयार है। अरमान, नुपुर, आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरुआत किसके साथ करें? अरमान, आपके साथ शुरुआत करते हैं। बताइए आपकी आज की ट्रिगर्स कौन से हैं? जी, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आउटकम है, वो सबसे बड़ा ट्रिगर है। उसी के साथ साथ नतीजे अभी भी आते जा रहे हैं, जिसमें आप
टेक सॉल्यूशंस का ले लीजिए, आप पीटीसी इंडिया के नतीजे देख लीजिए, और जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का वो भी आज से शुरू होता हुआ दिखेगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे आते हुए दिखेंगे, और इन्फोसिस का जो ओपन मार्केट के जरिए जो बायबैक है वो आज से शुरू होता हुआ दिखेगा। लुमेक्स इंडस्ट्रीज पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बोर्ड की बैठक में पुणे में जो है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने और फंड जुटाने के लिए जो प्रस्ताव है वहां पर बोर्ड विचार करने वाला है। आईपीओ पे अगर बात करें तो यूनिपार्ट्स इंडिया का आईपीओ का अलॉटमेंट है, और अंत में एक्स डेट है हेडसन एग्रो प्रोडक्ट्स की, जिसमें राइट इश्यू ऑफ शेयर्स है। ओके, चलिए अब बारी आती है नुपुर की। नुपुर बताइए आज की आपकी स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट क्या कहती है? पहले आईपीओ का सीज़न आता है और फिर आईपीओ के रिजल्ट्स का सीज़न आता है। तो आज से बिकाजी फूड्स जहाँ पे Q2 के परफॉर्मेंस आए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यूज़ देखे तो 32% से इस बार बढ़कर आए, कामकाजी मुनाफे में 40% की बढ़त है, और मार्जिन्स में भी देखे तो 60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, अराउंड 11% के आसपास आते दिखे। 5 पैसा और IIFL सिक्योरिटीज़ भी आज फोकस में, क्योंकि इन्होंने एक डीमर्जर और मर्जर की स्कीम का अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पे IIFL सिक्योरिटीज़ का जो रिटेल ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस है जिसका 5% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है टोटल रेवेन्यूज़ में, उसे पहले IIFL सिक्योरिटीज़ अपने बिजनेस से डीमर्ज करेगी, और उसके बाद वो बिजनेस 5 पैसा में जाके मर्ज हो जाएगा। तो IIFL सिक्योरिटीज़ के जो शेयर होल्डर्स है, अगर उनके पास 50 शेयर है तो उन्हें 5 पैसा का एक शेयर मिलेगा। HDFC एसेट मैनेजमेंट AMC भी आज फोकस में, क्योंकि जो प्रमोटर है वो जो अपनी 10% हिस्सेदारी है वो पूरा का पूरा बेचने वाले, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। सीमेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने बोली लगाई थी, और L1 बिडर वहाँ पे उन्हें घोषित किया गया 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए ये बोली लगाई गई थी। इरकन इंटरनेशनल जहाँ पे श्रीलंका के रेलवे से उन्हें 122 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला था, पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। और सांघी इंडस्ट्रीज जहाँ पे 29 दिसंबर को EGM है, जहाँ पे बैठक में प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर जारी करने पर विचार होगा, तो यहाँ पर भी नज़र रखनी होगी। ओके अरमान, लौटते हैं वापस आपके पास। बताइए आज की आपकी खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन दिख रहा है, लिस्ट में क्या कुछ है? बिल्कुल, डाबर पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एफएमई ब्रांड के तहत जो फेमिनाइन हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करने वाली हैं। और अंत में अगर देखेंगे तो कुछ 2 बल्क डील्स हैं, जिसमें जिंदाल स्टेनलेस, जहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने लगभग 26 लाख शेयर्स, जो कि लगभग 0.5% है इक्विटी शेयर्स का, वो लगभग खरीदे हैं। और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पर आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें मरीना सिंगापुर की अगर बात करें, उन्होंने जो अपनी पूरी शेयर होल्डिंग है लगभग 11.5 लाख शेयर्स वो बेचे हैं। और बायर्स में अगर आप देखेंगे तो व्हाइट ओक कैपिटल और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, जिन्होंने ये शेयर्स खरीदे हैं। ओके, आइए अब बात करते हैं FIR यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो पूरी रिपोर्ट्स लेकर। मॉर्निंग आशीष, बताइए। गुड मॉर्निंग निया। देखिए, सबसे पहले डाबर स्टॉक के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है और रेटिंग को कर दिया अपग्रेड। पहले इक्वल वेट की राय थी, अब ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 578 से बढ़ाकर सीधे 660 रुपये कर दिया है। 593 की क्लोजिंग है, और मान रहे कि आगे जाकर FY25 तक करीब 14% EPS का CGR आपको देखने को मिल सकता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा लग रहा है, और साथ में जो रूरल की रिकवरी आई है इसका भी बड़ा फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। खबर आई है सीमेंस पर, तो यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। कहने कि दाहोद प्रोजेक्ट का जो L1 बिडर ये घोषित हुए हैं, ये काफ़ी सब्सटैंशियल, और यहाँ से ऑर्डर बुक में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। तो 2764 की क्लोजिंग है, ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 3120 रुपये के लक्ष्य के लिए। HDFC AMC यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, एबरडीन अपना जो है 10.2% हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। तो मान रहे कि एक पुराना ओवरहैंग खत्म हो जाएगा, तो जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं 2450 के लक्ष्य के लिए। 2192 की क्लोजिंग है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली अभी भी बेरिश है, क्योंकि इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया 2040 रुपये का। जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर सेल से खरीदारी की राय दे रहे हैं। करीब वित्त वर्ष 2023 तक ये जी और सोनी का मर्जर पूरा हो जाएगा, और ये बड़ा री रेटिंग कैटलिस्ट है, जिसके चलते इन्होंने टारगेट प्राइस जो है 315 से बढ़ाकर 325 कर दिया है। 264 की क्लोजिंग है। ICICI बैंक यहाँ पर नौमेरा रिपोर्ट दी है, खरीदारी की राय दी 1060 रुपये का लक्ष्य दिया है। साथ में अगर आप देखें तो अंत में आवास फाइनेंसेस, यहाँ पर भी अच्छी रिपोर्ट आई है, जेफरीज की तरफ से अपने व्यू को रिआइटरेट किया खरीदारी की राय के साथ। करीब 1880 की क्लोजिंग है, ये 2850 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि स्टॉक के प्राइस में आप देखिए 28% का बड़ा करेक्शन आ चुका है, लेकिन आगे जाकर जो लोन ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिलेगी, जिसके चलते भरोसा बना हुआ है 2850 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स, और इन रिपोर्ट्स में आवास पर रिपोर्ट है बड़ी दमदार, 2850 का टारगेट, यानी कि लगभग 1000 रुपये ऊपर का। वाह, बड़ा टारगेट, और वो भी आपके लिए जेफरीज की तरफ से, जो वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड
रिसर्च हाउस माना जाता है फॉरेन ब्रोकरेज में। आइए बढ़ते आगे, मोस्ट रेस्पेक्टेड पैनल हमारे साथ तैयार, बिगुल के साथ कीजिए स्वागत पिक ऑफ द डे का। जब मोस्ट रेस्पेक्टेड पैनल है और ये मैंने बोल भी दिया है, तो फिर आज शुरुआत तो कुणाल जी के साथ बनती है। क्या पता कल को एसोसिएशन बनी जाए और वो अध्यक्ष बनी जाए, तो पहले से अपने सेफ साइड पे चले हैं आप। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। जी अनिल जी, सुप्रभात आपको भी और नेहा को भी। और अनिल जी, जो आपने सवेरे पहले इतना रिस्पेक्ट दिया अनिल जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, और आज ऐसा मुझे लग रहा है कि मतलब कुछ आप स्पेशल तैयार होकर आए हैं पॉलिसी के लिए। अनिल जी देखिए, पॉलिसी तो पढ़नी है गवर्नर साहब को। अनिल जी, हाँ अनिल जी आपसे एक छोटी सी विनती है अनिल जी। जी आदेश करें। अनिल जी, ये जो एमपीसी के मेंबर्स हैं अनिल जी, 3 दिन की गोष्ठी करते हैं, उसमें आप बताते हैं समोसे और वो सब चाय वाय होती है। तो अनिल जी कभी उसी तर्ज पर एक गोष्ठी आप हम एनालिस्ट की भी कीजिए अनिल जी। और उसके अंत में भी हम लोग अनिल जी इसी तरह की घोषणा करेंगे कि बाजार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आइडिया तो अच्छा है। हाँ, it's a good idea. बिल्कुल, लेकिन समोसे खाने वाले हैं कितने, सब डाइट पे नहीं रहते हैं। देखो, समोसों के मामले में सिंपल सी चीज है, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, तले हुए होते हैं। हाँ। अगर खाना पड़े तो ठीक है, खिलाना पड़े तो हानिकारक होते हैं स्वास्थ्य के लिए। इसलिए बिल्कुल एक मीटिंग ऐसी की जाए, आइडिया अच्छा है। और इसके लिए हम एक बार कुणाल जी को अध्यक्ष बनाकर उन्हीं के जिम्मे काम सोचते हैं। हमारे राजस्थान में कहावत है, जो बोले वही कुंडी खोले। हाँ, मतलब अगर आप घर में 5-7 लोग हैं, सो रहे हैं, और किसी ने नोक किया, ठीक है, तो जिसने हाँ बोला वही तो खोलेगा। हाँ, तो अगर आप सुनकर भी अनसुना कर दें, तो कुणाल जी की थोड़ी देर पहले मुझे आवाज आई नहीं, अब आ रही। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है और आज हालांकि क्रेडिट पॉलिसी है, लेकिन मेरी खरीदारी एक बैंक स्टॉक पे है। स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मुझे लगता है अनिल जी कि स्टॉक में अगर आज मान लीजिए वॉलेटिलिटी में आपको नीचे के लेवल्स पर खरीदारी का मौका मिल जाए तो खरीदना चाहिए। यहां पर स्टॉप लॉस रख लें 58.50 रुपए पर। यह स्टॉक मुझे लगता है कि आपको 63 रुपए 63 के टारगेट्स दिखा सकता है। तो गिरावट में खरीदारी की राय है, 58.50 का स्टॉप लॉस, 63 का टारगेट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है खरीदारी की राय। बिल्कुल, तो खरीदारी की राय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। अनिल जी सबसे पहले तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद तो आया जो अमूमन आप बोलते थे, दमदार, जोरदार, शानदार पैनल, और आज आपने मोस्ट रिस्पेक्टेड पैनल बोला। तो अनिल जी सबसे अच्छी तो मेरे को आपकी कमेंट्री लगी अनिल जी। अच्छा, कमेंट्री में यही वाला सबसे अच्छा लगा। लेकिन बात तो सच है, जो मैं तो कमेंट्री में जो मुझे सच लगता है, सही लगता है, वही कहता हूँ। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आप सब लोग मोस्ट रेस्पेक्टेड है, तो बिल्कुल बधाई उसके लिए। बताएं सर। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है अदानी पोर्ट। मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट की वोलेटिलिटी से एकदम इंसुलेटेड है। हल्की फुल्की करेक्शन पे नीचे मिल जाए तो बेहतरीन स्टॉक है। 875 का स्टॉप लॉस लगाना है 937 के टारगेट के लिए। अदानी पोर्ट है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की राय आती हुई बंसल जी की तरफ से। मुझे जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द डे में हमने चुना है ग्रासिम को लॉन्ग करके चलेंगे। बढ़िया स्ट्रक्चर के बाद स्टॉक अपने हाइस को होल्ड कर पा रहा है और अच्छी तरह से बाइंग देखने को मिल रही है। हमारा ऐसा मानना है आज के सेशन में अगर ओपनिंग नोट पे कोई भी डिप देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 1860 पहला टारगेट बनेगा, 1860 निकलता है तो 1900 तक के भी अपसाइड मूव ग्रेसिव में नजर आ सकते हैं। 1900 के टारगेट 2 से 3 दिन के रहेंगे, लेकिन 1860 के टारगेट्स आज के सेशन में नजर आ सकते हैं। खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1790 का। ओके, तो राय खरीदारी की ग्रासिम में। हिमांशु जी भी जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी आज के लिए पिक ऑफ द डे रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी कि गोदरेज सीपी, जिसमें स्पॉट लेवल्स में लगभग 885 रुपए के आसपास का कल का क्लोज है। मुझे लगता है कि चार्ट सेटअप काफी अच्छा है और स्टॉक एक अपमूव दिखाने के लिए तैयार है। 905 रुपए
आज के लिए टारगेट्स के लिए गोदरेज कंज्यूमर मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे रहेगा और 875 रुपए के नीचे के यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। कोलकाता से शरद जी हैं हमारे साथ और शरद जी से भी जाना जाए उनकी पसंद का शेयर। सुप्रभात शरद जी, बताएं सर। सुप्रभात जी। इमामी लिमिटेड हमें लगता है काफ़ी बढ़िया बैठे हैं इन वैल्यूएशंस पे। कंपनी के पास काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स हैं, नवरत्न, बोरोप्लस, जांडू, केश किंग। इसके अलावा विंटर केयर प्रोडक्ट्स में उनकी जो पोर्टफोलियो है वो सबसे बड़ी है और अगले 3-6 महीने वहाँ से उनको टॉप लाइन में काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलना चाहिए। इन एडिशन टू दैट उनके 50% जो रॉ मटेरियल्स हैं वो लगभग क्रूड डेरिवेटिव्स हैं और क्रूड में कमी, प्राइस में करेक्शन आने की वजह से उसमें इनको फ़ायदा मिलना चाहिए, तो मार्जिन्स में भी थोड़ी अपटिक आ सकती है। हमारे अनुमान के हिसाब से अगर ये सारे बेनिफिट बिना पकड़े स्टेटस को भी पकड़ते हैं तो अगले साल की अर्निंग लगभग 20 रुपए के आसपास आनी चाहिए। तो जैसे जैसे ये माहौल सुधरता है और अगले 2 क्वार्टर नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हैं तो हमें लगता है कंपनी को 30 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इमामी लिमिटेड एक बहुत बढ़िया बेट है वैल्यूएशन। ओके, तो इमामी लिमिटेड है वो स्टॉक जहां पर 600 रुपए के टारगेट के लिए करे खरीदारी। और जब कलकत्ता की कंपनी हो और कलकत्ता के शरद जी हो तो आप समझ ही सकते हैं पूरी रिसर्च ज़्यादा डीप चैनल चेक के साथ की होगी अनडाउटेडली, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर फोकस किया जाए। शरद जी, एक राय आपसे लेना चाहता हूं बीकाजी फूड्स पर। अगर आप ट्रैक करते हो, वैसे तो मुझे पता है कि जनरली आप नई लिस्टिंग वाली कंपनियां IPOs को ट्रैक करते ही हैं। नतीजे कल आए हैं, बड़े मजबूत नतीजे दिख रहे हैं। साल दर साल आय में 32% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 40% बढ़कर आया है, मार्जिन 10.5 से 11% तक खींचे हैं इन्होंने और मुनाफे में 45% की बढ़त हुई है। बढ़िया है। नंबर्स बताएं, क्या है व्यू आपका, क्या करना चाहिए? हाँ जी, नंबर्स तो काफ़ी बढ़िया हैं और अगले क्वार्टर भी काफ़ी बढ़िया नंबर्स ही रहने चाहिए क्योंकि फेस्टिव डिमांड वगैरह है तो उस हिसाब से जो एडिशनल डिमांड आ रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। मुझे लगता है इस कंपनी में जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि अभी भी ये फुल इंडिया को उतनी बड़ी लेवल पे केटर नहीं करते और सिर्फ कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे इनकी प्रेजेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे ईस्ट इंडिया में या थोड़ा बहुत नॉर्थ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में। बट वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया लगभग इनका अनटच्ड है, तो वहाँ से काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में निकल के आ सकती है। बट वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, तो मैं थोड़ा सा करेक्शन का वेट करूँगा वापस इसमें एंट्री लेने के लिए, क्योंकि अगर जैसे इस क्वार्टर की अर्निंग लगभग 1.5 रुपये आई है तो अगर पूरे साल की आप एक्स्ट्रापोलेट करके 8-10 रुपये भी पकड़ लो तो भी लगभग, वो भी ऑप्टिमिस्टिक साइड पे अगले साल 8-10 रुपये भी अगर पकड़ लेते हैं तो भी स्टॉक ऑलरेडी लगभग 40 टाइम पे ट्रेड कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन का भी मिले तो वहाँ पे मैं एंट्री लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ओके, तो ये आपके लिए राय इस वक्त बीकाजी फूड्स पर। अच्छे नंबर्स इस तिमाही में भी और शरद जी कह रहे हैं आगे आने वाली तिमाही भी रहेगी मजबूत। आइए अब एक और स्टॉक है जहां पर बड़ा एक्शन है, HDFC म्यूचुअल फंड। जरा हिमांशु जी इसके चार्ट्स देखिए। HDFC AMC, खबर ये है कि अबरडीन जो एक बड़ा फंड है और जो एक प्रमोटर कैटेगरी में भी है इस कंपनी के लिए, उनके पास 10.25% हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी बेचने के मूड में है। ये बताइए कि क्या लेवल पर इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदारी करनी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? और शरद जी आपसे भी यही सवाल रहेगा। पहले शरद जी आप बता दीजिए, क्योंकि हिमांशु जी को चार्ट ढूंढने में टाइम लगेगा, तो पहले मैं आपके पास आ जाता हूँ। वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा अपटिक तो यहाँ से नहीं दिखती है जिन वैल्यूएशंस पे कंपनी ऑलरेडी है। बट जनरली जैसा कि हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हमारा ये मानना है कि अगले 5-7 साल काफ़ी डोमिनेंट पोजीशनिंग रहनी चाहिए और HDFC में ऑब्वियसली सबसे बड़ा प्लेयर है उस स्पेस में, तो वहाँ भी वो ग्रोथ आनी चाहिए और इक्विटी कॉर्पस लगातार बढ़ रहा है तो कमाई भी बढ़नी चाहिए। बट कुछ ना कुछ रेगुलेटरी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिससे बड़ी फंड्स को बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में दिक्कत आ रही है, कहीं पे चार्जेस की लिमिटेशन है कुछ है, तो वो थोड़ा सा ओवरहैंग है इस जगह पे। बट ओवरऑल अगर ये सेल के बाद मुझे लगता है आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो 3-4 साल होल्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया बेट है। बट हो सकता है 1-2 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ से आपको ना मिले। ओके, तो ये आपके लिए HDFC म्यूचुअल फंड पर राय फंडामेंटली। टेक्निकली बताएं हिमांशु जी। बिल्कुल अनिल जी। अनिल जी, ऑल टाइम हाइज लगभग 3600 के बनाने के बाद लॉन्ग टर्म चार्ट्स ये बताते हैं कि स्टॉक ने कंप्लीट करी है अपनी करेक्शन की साइकिल लगभग 1700 रुपए के आसपास, और वहां से एक वापस से एक एटलीस्ट इंटरमीडिएट अप ट्रेंड की शुरुआत ऑलरेडी स्टॉक कर चुका है।
मुझे लगता है इस खबर के बाद अगर स्टॉक में कोई गिरावट 2050 2100 की तरफ मिलती है तो मुझे लगता है कि वो खरीदारी का एक अच्छा मौका रह सकता है। और निवेश के लिहाज से अनिल जी, जैसा कि आपका मेरे लिए सवाल था, मुझे लगता है कि 1850 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए पोजिशनल बेसिस पर। 2000-2100 की जोन में ग्रेजुअली इसमें खरीदारी करें और मुझे लगता है आने वाले 4 से 6 महीने में स्टॉक 2400 से 2500 तक के टारगेट्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। किसी बड़े इन्वेस्टर के निकलने की वजह से अगर स्टॉक पर दबाव हो 2000 से 2100, ये बहुत ही बढ़िया रेंज है। 5 से 10% की गिरावट पर आपको निवेश के लिहाज से खरीदारी करनी चाहिए। सिद्धार्थ सेदानी साहब आते हैं बुधवार को सिट की सिप के लिए। आज बुधवार भी है, देखते हैं आज पॉलिसी के समय और उनका समय सेम है। लेकिन सिद्धार्थ सेदानी जी की याद इसलिए आई है कि नेताओं से बड़े बड़े वादे अगर कोई एक आदमी कर सकता तो वो सिद्धार्थ जी कर सकते हैं। और इसीलिए कुणाल जी को देखना है चार्ट्स सीमेंस के। कुणाल जी, अच्छा एक मिनट, उससे पहले ऑब्जेक्शन ले लिया है। हाँ। बंसल जी ने हाथ खड़ा करके। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मेरा एक तो अनिल जी सबसे पहले तो अनिल जी मैं आज अपना पिक ऑफ द डे HDFC AMC लेना चाह रहा था। हाँ। बट मुझे ना ये एबरडीन बोलना नहीं आ रहा था अनिल जी। एक तो जिस तरीके से आपने बोला अनिल जी, अब मस्तिष्क में अनिल जी समा गया है, तो उसके लिए अनिल जी धन्यवाद है। और बिल्कुल मैं हिमांशु की राय से इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ। नीचे में लेना चाहिए। और अनिल जी मेरी आपसे एक गुजारिश है अनिल जी कि आपको एक एक्शन लेना चाहिए अनिल जी सेदानी जी के अगेंस्ट। हाँ। अनिल जी ऑन एयर उन्होंने वादा किया जर्मनी ले जाने का और एकदम गोल हो गए। हाँ। अनिल जी सेम तर्ज पे अनिल जी अभी मेरे एक मित्र अनिल जी फार्मा के, वो दिल्ली के अंदर अपने डिपार्टमेंट में हाईएस्ट पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। तो होड़ मची हुई थी, पार्टी कौन देगा? तो अनिल जी मैंने ऐसे ही जोश में बोल दिया सेदानी जी को फॉलो करते हुए कि मैं दे दूंगा, और मैं फंस चुका हूं अनिल जी। और यहाँ सेदानी जी ऑन एयर बोल के अनिल जी बच गए। अनिल जी इस पे एक्शन होना चाहिए। तो ये एक्शन ही तो है, ये मैं अभी जो ले रहा हूँ इसे एक्शन ही माना जाता है। ये मैं बार बार उनको देखो, एक बंसल जी, जब आप स्कूल कॉलेज में थे और आपके दोस्तों से या किसी स्कूल में आपके सहपाठियों से लड़ाई हो जाती तो आप क्या करते थे? आना मेरे मोहल्ले में देख लूंगा। आजकल का नई जनरेशन में जमाना बदल गया। लड़े तो बोले देख मैं तेरी वॉल पे जाके क्या क्या लिखता हूँ। आजकल की धमकी अलग तरह की हो गई है। ई धमकियां है आजकल। तो आइए, तो सिद्धार्थ जी को हमने याद इसलिए किया कि वो जर्मनी ले जाने का बार बार जो वादा करते हैं, तो जर्मनी की कंपनी सीमेंस को लेकर खबर आई है। इन्होंने एक गुजरात दाहोद में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए बोली जीती है। ऑर्डर की साइज तो नहीं है, ये बात पक्की है जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज सीमेंस पर रिपोर्ट भी है मकवायरी की तरफ से 3120 का टारगेट उन्होंने भी दिया है। तो ऑर्डर तो बड़ा होना चाहिए। चार्ट्स देखने हैं और सिद्धार्थ जी को सलाह देनी है। चार्ट्स पे दें या उनकी जो मर्जी है वो सलाह दे। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, चार्ट अच्छा है सीमेंस का और इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, हायर बॉटम्स की श्रृंखला भी बनती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है अनिल जी इन स्तरों पर इसमें निवेश करना चाहिए। यहाँ पर एक सपोर्ट है 2700 के आसपास, और 2700 जब तक ये स्टॉक होल्ड कर रहा है तब तक मुझे लगता है कि इसमें वापस से आपको 3000 और उसके बियॉन्ड के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय खरीदारी की है, 2700 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और निवेशित रहें। 2700 के नीचे स्टॉप लॉस रखकर निवेश में बने रहें, ये राय आपके लिए सीमेंस पर आती है। एक और स्टॉक है जो सुमित जी नजर नहीं आ रहे हैं। सुमित जी कहाँ? अच्छा, थोड़ा लेट है। चलिए कोई बात नहीं, स्टॉक उनका ध्यान में आएगा तो मैं पूछ तो लूँ। सांगी इंडस्ट्रीज, जरा मुदित जी इसके चार्ट देखिए। 29 दिसंबर को इनकी EGM है, उसमें प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर अलॉटमेंट करने पर विचार किया जाएगा। सीमेंट स्टॉक थोड़े थोड़े बेहतर हो भी रहे हैं। आपने ग्रासिम की भी राय दी तो मैंने सोचा कि सीमेंट वाला शेयर है तो आप ही से पूछा जाए। बताएं सर इसके चार्ट्स। सर बहुत बढ़िया चार्ट्स हैं और 90 रुपीज से पहले कोई हर्डल है नहीं। 90 रुपए तक का अपसाइड मूव सांगी इंडस्ट्रीज में नजर आता है। जो चार्ट्स बने हैं डेली चार्ट्स पर आप देखिए, कप एंड हैंडल पैटर्न बना के कल के सेशन में ब्रेकआउट हुआ। कल सर्किट पे था ये काउंटर, यहाँ से अभी और तेजी बनाएगा। 90 के टारगेट्स हैं, किसी के पास पोजीशन है बिल्कुल टाइटली होल्ड करके चलिए। 90 से पहले बेचना नहीं है, 90 के टारगेट्स के लिए होल्ड करके चलिए। और डिप में कहीं भी 73 72 के आसपास आता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। स्टॉप लॉस लगाइए 68 का, टारगेट बनेंगे 90 के। बिल्कुल। और मुझे बंसल जी ने याद दिला दिया कि सांगी इंडस्ट्रीज आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है। बात तो सही है, हमने 30-35 रुपए के 30-32 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था इसे SIP स्टॉक के तौर पर खरीदारी करने के लिए। आज से बंसल जी धन्यवाद याद दिलाने के लिए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो ब्रांड आपको सबको पता है, फेविकॉल, राइट?
होम कंस्ट्रक्शन और होम केयर यानी कि फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है पीडीलाइट, और पीडीलाइट को मिल रहा है फायदा कच्चे तेल के दाम घटने का। तो कच्चे तेल के दाम जो नीचे आ रहे हैं, और कंपनी के एमडी भरतपुरी साहब ने कहा कि अगर कच्चे तेल के दाम घटते रहेंगे तो उसका फायदा वो कस्टमर को देते रहेंगे। हमारी संवाददाता एकता सूरी ने बात की कंपनी के एमडी से। एक बार जरा झलक सुनिए और उसके बाद पीडीलाइट के लिए चलेंगे हम शरद जी के पास। कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, रॉ मटेरियल का दाम कम हुए हैं, तो आपके मार्जिन्स पर आप इसको कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं इसका? देखिए, इसका मार्जिन्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। जहाँ तक कच्चा तेल है, जो हमारा मेन रॉ मटेरियल है वैम करके, वाइनाइल एसीटेट मोनोमर, उसका हमने प्राइस गिरता देखा है। हमारे हिसाब से जैसे जो इन्वेंट्री है, जो हाई प्राइस्ड इन्वेंट्री है, वो कम होती जाएगी। क्वार्टर 4 और नए साल के क्वार्टर 1 में मार्जिन्स ओवरऑल हमारे जो रेंज है उसमें वापस आ जाएंगे। तो क्या हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में भी चेंज देखेंगे? देखिए, जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है, हमने पहले भी सिर्फ 75% इन्फ्लेशन की प्राइसिंग की है। आगे जैसे अगर दाम और अगर कच्चे तेल के गिरते हैं, हमारा ये मानना है कि कंज्यूमर को ये पास ऑन करना चाहिए, तो हम वापस कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। तो कब तक हम ये रिवीजन देख सकते हैं? देखिए, ये कच्चे तेल के दाम के ऊपर है। ओके, तो ये है आपके लिए पीडीलाइट के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत। कच्चे तेल का दाम जो घटता है, और आज हमारी रिसर्च टीम आपके सामने रखेगी भी कि कच्चे तेल के दाम घटने से किन किन सेक्टर्स को फ़ायदा होता है, इस पर रिसर्च भी तैयार हो रही है। वैसे तो आमतौर पर लोगों को पता है, लेकिन जब एक कुछ इंपॉर्टेंट बड़े लेवल पर कच्चा तेल आ जाए तो इसको रिव्यू करते रहना चाहिए। रट्टा मारने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। ये हमें बच्चों ने बताया गया है। ओके, तो शरद जी बताएं जरा पीडीलाइट पर राय। लीडरशिप पोजीशन है कंपनी की, आने वाले समय में ग्रोथ भी काफ़ी रोबस्ट रहनी चाहिए। जैसा कि आप लोग भी कह रहे हैं कि मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए तेल की गिरती कीमतों की वजह से, बट चूंकि ज़्यादातर वो पास ऑन कर देंगे कस्टमर्स को, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की उम्मीद हम नहीं कर रहे। बट ग्रोथ के लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। 300-400 करोड़ का कैपेक्स भी अभी कंपनी ने हाल फिलहाल में किया, उसका भी फ़ायदा इनको मिलना चाहिए। तो ये सब मिला के अगले साल FY24 की अर्निंग्स लगभग 40 रुपये के आसपास आनी चाहिए। तो वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है अभी स्टॉक लगभग 55-60 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं बचती यहाँ से। ओके, तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज पर वो राय आती हुई शरद अवस्थी जी की तरफ से। वागले सर भी हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं। वागले सर, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे कहाँ से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द डे है सेल IRCTC, जो मुझे 710 के नीचे बेचना है। 716 का बंद है, 720 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 710 अगर जो कल का लो है वो अगर ब्रेक डाउन होता है तो इसमें एक बड़ी मूव ऑन द डाउन साइड की शुरुआत होगी। आपका टारगेट तब 675 का होगा, आपका स्टॉप लॉस 720 का होना चाहिए। ओके, तो पिक ऑफ द डे वागले सर की तरफ से आज पहली पिक IRCTC सेल करके चलने की है। 675 का डाउन साइड टारगेट दिख रहा है, 720 का स्टॉप लॉस लगाना है।